वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी 68th के लिए प्रीलिम्स के लिए जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए यह टॉप 50 एमसीक्यूज का हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले ये हमारे कुछ लिंक्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रवर्धन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज की शुरुआत की थी। इस श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जरूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए और जुड़िए। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये 51st क्वेश्चन होगा। पिच ब्लैक जो है वो किस देश की वायुसेना के द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक का यही मतलब है। अब है फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये पिंच ब्लैक जो आपका अभ्यास है वह किया जाता है। ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा यह अभ्यास किया जाता है। 8 सितंबर 2022 तक यह आयोजन किया गया, 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक। ठीक है, भाग लेने वाले देश कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे देश हैं। और इसमें 2018 में भारत ने पहली बार भाग लिया था, यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है वो हर घर जल प्रमाणित है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश है, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली, गोवा और दिल्ली। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हर घर जल प्रमाणित है? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक यानी कि ई हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए गोवा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव पहला घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो गोवा भी है और दादर नगर हवेली भी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा, राज्य में कौन? गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन? जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल दिया हुआ है, जरा सा देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की है? विदेश मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? अब देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। यह जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये दोनों ने मिलकर के शुरू किया है। तो बी और सी दोनों होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। दोनों मंत्रालय के द्वारा यह किया जाता है और ये किस लिए किया जाता है कि सीवर में या फिर सेप्टिक टैंक में जो कर्मचारी उतर करके और हाथ से सफाई करते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उसके लिए रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है? मंडला जो है वह किस राज्य में है, यह पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो मंडला जिला जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मंडला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित एक आदिवासी बहुल जिला है, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग अपना नाम लिखने, पढ़ने और गिनने में सक्षम है। कार्यात्मक साक्षरता का क्या मतलब होता है कि पढ़ने और लिखने के कौशल में तो दक्ष होना ही चाहिए लोगों को, साथ ही क्या होना चाहिए, दैनिक जीवन और रोजगार कार्यों के प्रबंधन के लिए जो भी चीजें आवश्यक है, जो भी पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उन सब में उनको कौशल प्राप्त होना चाहिए। तो यही कार्यात्मक रूप से साक्षरता इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास किस देश के साथ भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है। सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो उदार शक्ति अभ्यास जो है वो भारत किसके साथ करता है, मलेशिया के साथ करता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। मलेशिया याद रखिएगा, उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया वायुसेना के बीच में किया जाता है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है वो मलेशिया कुआंतान एयरबेस पर किया गया था इस बार, ठीक है, 2022 में। भारतीय वायुसेना जो है वो SU-30 मतलब सुखोई 30 और बाकी जो विमान है उसके साथ इसमें भाग लिया था। और पहला जो यह अभ्यास शुरू हुआ था वो 2018 में शुरू हुआ था, यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्माइल 75 पहल के बारे में सही कथन आपको बताना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। भीख मांगने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की यह योजना है। 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और 75 नगर निगम इसके लिए चयनित किए गए हैं, ठीक है। 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मार्क्ड। तो इसमें जो है सारा का सारा ऑप्शन आपका सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। सभी कथन इसमें जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भिखारियों के पुनर्वास के लिए स्माइल 75 योजना शुरू की गई है, तो आपको याद रखना चाहिए। और बाकी जितने कथन सही है वो सब तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में भारत ने कौन सा पदक जीता है। Which medal did India win in the open section of the 44th चेस ओलंपियाड, ठीक है। तो स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है या फिर जीत नहीं सका। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक, ठीक है। भारत ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आयोजन हुआ था यह कहां हुआ था, चेन्नई में आयोजित हुआ था। और 44वां शतरंज ओलंपियाड है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। स्वर्ण पदक किसने जीता, उज्बेकिस्तान ने जीता। और रजत पदक किसने जीता, अर्मेनिया ने जीता था, ठीक है। और महिला वर्ग में जो है आपका यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आयोजित कहां हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में आयोजित हुआ था चेन्नई में, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में गलत कथन चुनना है, याद रखिएगा, गलत कथन, रॉन्ग स्टेटमेंट। हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की और थीम 2022 का जो है वो है इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। देखिए ये जो है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को मनाया जाता है क्या, आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो गलत कथन चुनना है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में हर साल 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब की गई थी, 1999 में की गई थी, मतलब 1999 में की गई थी यह घोषणा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट कमीशन किया गया। 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा में क्या किया गया है, 2G इथेनॉल प्लांट का स्थापना किया गया है, मतलब कमीशन किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यही लिखा हुआ है 10 अगस्त 2022 को किया गया। नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और संयंत्र की क्षमता कितनी है, 100 किलोलीटर प्रतिदिन है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए।
आजकल इथेनॉल को मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, ब्लेंडिंग करके 10% ब्लेंडिंग करके और पेट्रोल को सस्ता बनाया जा रहा है और साथ में पर्यावरण की भी रक्षा की जा रही है। ठीक है, नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी किस संगठन की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है? CSIR, CBDT, सिडबी या फिर नाबार्ड, किसकी की गई है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा CSIR। ठीक है, याद रखिएगा CSIR की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है। ठीक है, नाम क्या है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ठीक है, 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और लिथियम आयन बैटरी में अपने काम के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और बाकी सब यहां पर देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कितने स्थान पर रहा और कितने पदक जीते थे? ठीक है, तो चौथे पर रहा 60 पदक, तीसरे पर रहा 61 पदक, चौथे पर रहा 61 पदक और तीसरे पर रहा 62 पदक। भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 4th प्लेस पर रहा था और 61 पदक भारत ने जीते थे। आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में यह आयोजित किया गया था 8 अगस्त 2022 तक। ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक, याद रखिएगा। और भारत जो है चौथे स्थान पर रहा, 61 पदक जीता, जिसमें कौन कौन सा पदक शामिल है ये भी बीपीएससी पूछ सकता है। तो 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। जो टेनिस स्टार है हमारे शरद कमल, उन्होंने 3 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ सबसे सफल भारतीय एथलीट वो रहे हैं। ठीक है, शरद कमल, याद रखिएगा। ट्रैक और फील्ड में 6 पदक जीते थे और महिला टीम ने लॉन बाउंस में भारत का पहला पदक जीता है जो कि स्वर्ण पदक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2023, 24, 25 या फिर 30? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2023। 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो यदि डिटेल में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो 2030 तक 2030 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखता है, जबकि भारत का लक्ष्य क्या है? 2023 तक है। ठीक है, काला आजार जो है वो लिस्मेनिया नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, परजीवी का मतलब क्या हो गया? परजीवी का मतलब हो गया आपका पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट जो कि दूसरे के सहारे जीता है उसको पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र दवा कौन है? मिल्टेफोसिन है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कालाजार के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत के 75 स्कूलों में 750 स्कूली लड़कियों के द्वारा विकसित किस उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया है? इसरो लॉन्च्ड 5th सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 स्कूल गर्ल्स फ्रॉम 75 स्कूल्स इन रूरल इंडिया। इंडिया सैट, अमृत सैट, फ्रीडम सैट या फिर इसरो सैट? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर इसरो आजादी सैट। ठीक है, इसका नाम क्या है? आजादी सैट। ओके, चलिए देख लेते हैं यहां पर नाम क्या है इसका? आजादी सैट इसका नाम है। ठीक है, चलिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ये जो है आपका क्यूब सैट इसरो के द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और इस ये जो आपका उपग्रह है उसका नाम है आजादी सैट। ठीक है, और जो जिस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है उसका नाम है आपका क्यूब सैट। ठीक है, जो कि आपका छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान। चलिए आगे देख लेते हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, रॉकेट का भी नाम याद रखिएगा और सैटेलाइट का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, आजादी सैट और क्यूब सैट। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2022 फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। आंसर क्या हो जाएगा? LIC ऑफ इंडिया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे टॉप पर है। भारतीय कंपनियों में सबसे टॉप पर यही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। फॉर्च्यून 500 सूची जो है वो जारी की जाती है हर साल। ठीक है, भारत की 9 कंपनियों को इसमें जगह दिया गया है। LIC जो है वो 98वें स्थान पर है, 98th प्लेस पर है पूरे दुनिया भर में। मतलब ये टोटल 500 सूची जो है उसमें 98th प्लेस
है आपका LIC का, और ये भारत में सबसे शीर्ष कंपनी है। ठीक है, दूसरे पायदान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसको कि 104वां स्थान दिया गया है, और अमेरिका की वॉलमार्ट जो है वो लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पर रखी गई है। ठीक है, फॉर्च्यून 500 लिस्ट याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने दानुरी नामक अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, इजराइल या फिर इराक? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। जी हाँ, दक्षिण कोरिया ने यह लॉन्च किया है दानुरी नाम का अपना पहला जो अंतरिक्ष यान है वह लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से इसको जारी किया, मतलब लॉन्च किया गया है, और यह चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ से भरे गड्ढों के चित्र लेने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्राफ्ट विलेज स्कीम के तहत शामिल 8 शिल्प गांवों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 8 शिल्प गांवों को चुना गया है, उसमें कौन शामिल नहीं है? नैनी उत्तर प्रदेश, रघुराजपुर उड़ीसा, अनेगुंडी कर्नाटक और महाबलीपुरम तमिलनाडु। इसमें जो है चारों का चारों शामिल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जो शिल्प गांव चुने गए हैं उनमें इनमें से चारों सभी शामिल है। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको। नैनी उत्तर प्रदेश है, रघुराजपुर ओडिशा है, अनेगुंडी कर्नाटक है और महाबलीपुरम तमिलनाडु है। ठीक है, और इसके अलावा ताजगंज उत्तर प्रदेश से है और आमेर से राजस्थान है, तिरुपति आंध्र प्रदेश है। ठीक है, थीम क्या है इसका? लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म। ठीक है, मतलब कि जो कपड़ा मंत्रालय है उसके द्वारा यह एक पहल की गई है, द क्राफ्ट विलेज स्कीम। ठीक है, उद्देश्य क्या है? स्थानीय आजीविका के विकल्प के रूप में हस्तशिल्प को विकसित करना, मतलब टू डेवलप हैंडीक्राफ्ट एज अ सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के साथ भारत ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन किया? इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ईरान या फिर ओमान? आंसर क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ओमान के साथ अल नजाह अभ्यास, संयुक्त अभ्यास किया है भारतीय सेना ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ओमान के साथ किया गया चौथा संस्करण यह था अल नजाह का। ठीक है, आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति रक्षा अभियानों पर यह केंद्रित है और 13 दिनों तक यह आयोजन किया गया। ठीक है, सैन्य अभ्यास का आयोजन कितने दिनों तक किया गया? 13 दिनों तक किया गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता या फिर गोवा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चाबहार क्या है वो मैं बताता हूं आपको। ईरान के सहयोग से भारत ने चाबहार में बंदरगाह विकसित किए हैं, उसी के बारे में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। ठीक है, शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह पर एक बर्थ के नवीकरण पर भारत और ईरान ने मई 2016 में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यह जो आपका बंदरगाह है शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह, यह आपका चाबहार बंदरगाह का ही एक भाग है। ठीक है, यह जो है आपका चाबहार बंदरगाह है यह ओमान की खाड़ी में, ठीक है, ओमान की खाड़ी में स्थित है और इसमें 2 बंदरगाह शामिल है। इसमें पहला है शाहिद बेहेस्ती और दूसरा है शाहिद कलंतरी, जिसमें शाहिद जो आपका बेहेस्ती है उसके रिनोवेशन के लिए भारत ने ईरान के साथ समझौता किया था। ठीक है, और भारत को जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क का चाबहार बंदरगाह एक हिस्सा है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए, कब हस्ताक्षर किया गया था? 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए, भारत का पहला राज्य जिसने एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति जारी की है कौन है? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इश्यूड अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात। गुजरात ने अपना पहला डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी किया है सेमीकंडक्टर के विकास के लिए। जितना भी आपका आईसी वगैरह बनता है, जो भी आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड में जितना आईसी लगा होगा, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जो भी आईसी लगा होगा, सब सेमीकंडक्टर से ही बनता है। ठीक है, और भारत में सेमीकंडक्टर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो होंगे वो सस्ते हो सकेंगे। तो गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति जारी की है। 2022 से 27 के लिए गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति जारी की गई है 5 सालों के लिए, 2022 से लेकर 2027 के लिए। ठीक है, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के एक भाग के रूप में एक विशेष सेमीकॉन सिटी विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 76,000
करोड़ रुपए का इसमें कुल निवेश किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक इनोवेटिव देश कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर देख लेते हैं अमेरिका, जापान, चीन या फिर स्विट्जरलैंड। सबसे इनोवेटिव देश कौन है, यहां पर सबसे इनोवेटिव देश जो होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार देखिए, और स्विट्जरलैंड का स्कोर कितना है 64.6 है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है वो अमेरिका को दिया गया है 61.8 स्कोर है, और तीसरे नंबर पर स्वीडन का स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है 40वां स्थान है और स्कोर 36.6 है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। 7 कैटेगरीज के आधार पर स्कोर दिया जाता है। इसमें कौन कौन से कैटेगरी है यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का स्थान याद रखिएगा और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ये याद रखिएगा। चलिए 3 साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी किसको नियुक्त किया गया है। मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकट रमनी या फिर दीपक ठाकुर। आंसर क्या हो जाएगा, आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के महान्यायवादी बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहां पर अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल इससे पहले अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, उनके जगह पर आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और नियुक्त होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है वो यहां पर दिया हुआ है, जरा सा देख लीजिएगा। वैसे पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए वकील के रूप में, इस तरह का आपका योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब जो है योग्यता है। चलिए, किस राज्य में स्थित पुल्लम पारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। तो पुल्लम पारा जो है वो देश की पहली साक्षर ग्राम पंचायत है, डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली। कहां की है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। थोड़ा सा नाम से आप समझ सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ये जो है केरला का है। ठीक है, नाम याद रखिएगा पुल्लम पारा। पुल्लम पारा डिजिटल साक्षर पहला ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 100% डिजिटल साक्षरता वाली यह पंचायत बन गई है। 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लम पारा योजना की शुरुआत की गई थी इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। ठीक है, और बाकी यहां पर दिया हुआ है, देख सकते हैं किसके सहयोग से चलाई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। पहले जो सीडीएस थे उनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, और उसके बाद जो है किनको सीडीएस नियुक्त किया गया है। अनिल चौहान, सुनील चौहान, अरुण चौहान या फिर सुधीर चौहान। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां पर अनिल चौहान। अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है सीडीएस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेना का जो प्रमुख होता है, एक तरह से कह सकते हैं तीनों सेनाओं में समन्वय कायम करने के लिए सीडीएस का गठन किया गया था। ठीक है, यहां पर 18 मई 1961 में इनका जन्म हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का। ठीक है, और 1981 में भारतीय सेना में ये शामिल हुए थे 11 गोरखा राइफल्स में। ठीक है, और वो जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है आपका खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के छात्र भी रहे हैं। और सीडीएस पद का सृजन कब किया गया था, आपका 2019 में किया गया था, यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहां पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा कहां कहां उनकी नियुक्ति हुई थी, किस किस पोस्ट पर रहे हैं वो। ठीक है, यह सब आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसे आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इसलिए उसको आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश है। जिला कौन है, तो आंध्र प्रदेश का पार्वतीपुरम मान्या जिला है। सरकारी सुविधा यदि देखें तो कर्नाटक में जिला अस्पताल धारवाड़ है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, पीएम जय की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में हुई थी, ये याद रखिएगा। जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर स्वीडन। आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। जी हाँ, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जियोर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ब्रदर्स ऑफ इटली की ये नेता है। ठीक है, और यह एक साउथ विंग का एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। चलिए, ये विपक्ष की नेता थी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के विरुद्ध किस संस्था ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है? ठीक है, शुरू किया है। सीबीआई, सीआईडी, रेलवे सुरक्षा बल या फिर दिल्ली पुलिस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीबीआई। सीबीआई ने यह शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर ऑपरेशन मेघ चक्र किसने शुरू किया है? सीबीआई ने शुरू किया। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे भारत में 26 स्थानों पर छापामारी या फिर तलाशी की जा रही है, और पिछले साल भी ऑपरेशन कार्बन कोड नाम के तहत ऐसा ही अभियान चलाया गया था। तो पिछले साल ऑपरेशन का नाम था कार्बन कोड, इस साल है मेघ चक्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट व्हिच स्टेट हैज द वर्स्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। सबसे जो खराब लिंगानुपात है वह कहां है, किस राज्य में है, यह पूछा जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो कहां पर सबसे कम लिंगानुपात है? यह जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे कम या फिर सबसे खराब लिंगानुपात है। ठीक है, कितना है वो सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तराखंड में जन्म के समय जो लिंग अनुपात है वह पूरे भारत में सबसे कम है। ठीक है, और ये कितना है? 844 है, यानी कि 1000 जब लड़के जन्म लेते हैं तो लड़कियां कितनी जन्म लेती हैं? 844 लड़कियां जन्म लेती हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर जो है वह भारत में 2019 में 35 प्रति 1000 था। ठीक है, जो कि घटकर 2020 में 32 प्रति 1000 हो गया, मतलब कि 3 बच्चे कम मर रहे हैं जन्म के समय 5 वर्ष से कम आयु में। ठीक है, जन्म के समय बेहतर लिंगानुपात में बिहार जो है वो चौथे नंबर पर है, और क्या है? 964 इसका स्कोर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यटन दिवस 2022 का मेजबान देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका होस्टिंग कौन कर रहा है विश्व पर्यटन दिवस का? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर कनाडा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो मेजबान है विश्व पर्यटन दिवस समारोह का। ठीक है, चलिए, तो यह हर साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इस तारीख को 27 सितंबर के रूप में चुना गया था क्योंकि 1970 में इसी दिन UNWTO को मान्यता दी गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को इसी दिन मान्यता दी गई थी। और विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान कौन है? इंडोनेशिया है, और थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म है। ठीक है, रीथिंकिंग टूरिज्म इस वर्ष का थीम है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। 27 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखना चाहिए। और होस्ट नेशन कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, 3 चीजें आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की घोषणा कब की गई थी? केंद्रीय बजट 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 2020 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी पहली बार। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो आपके नरेंद्र मोदी हैं वो 17 सितंबर 2022 को विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए राष्ट्रीय आपका लॉजिस्टिक्स नीति। 2022 तक जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत का लॉजिस्टिक लागत कितना है? 13 से 14% है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 5000 साल पुरानी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? तो यह जो है आपको कहां बनाया जाएगा? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर शहबाजगढ़ी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में यह बनाया जाएगा संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, और इसमें क्या प्रदर्शित किया जाएगा? सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी भी कलाकृति है वो सब प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है,
हरियाणा के राखीगढ़ी में यह किया जा रहा है। राखीगढ़ी जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, ठीक है। और वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती भी कौन है? राखीगढ़ी ही है। 1969 में सबसे पहली बार इसकी खुदाई हुई थी। और ये सारे जो आपके स्थल है, इन सब पर आपके केंद्रीय बजट के दौरान जो है आपका विकास की घोषणा की गई थी, ठीक है। इन सब स्थलों के विकास की घोषणा की गई थी, देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना या फिर इंडिया? ये जो है आपका भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। उज्बेकिस्तान में यह आयोजित किया गया 2022 में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में यह आयोजित किया गया, समरकंद में यह आयोजित किया गया, ठीक है, 2022 में। और 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन भी 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2022 में और 23 में जो है आपका भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 23वां एससीओ सम्मेलन होगा जो भारत में आयोजित होगा। और वाराणसी को 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन का पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और इसकी स्थापना शंघाई सहयोग संगठन की कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी, याद रखिएगा। इसके बारे में और सारी चीजें मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। 8 सदस्य देश हैं इसके, कौन कौन है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर 2022 को जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स कौन सा संस्करण शुरू किया गया था? जीमेक्स का कौन सा एडिशन शुरू किया गया था? ये देखना है, 4th, 5th, 6th या फिर 7th। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। चलिए देखते हैं। यह जो आपका 6th एडिशन था, 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था जीमेक्स का, ठीक है। और भारत का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर सह्याद्री है जो कि एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट है। और 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों कदमत और कवरत्ती ने किया था। तो कदमत, कवरत्ती और आपका सह्याद्री, इन तीनों ने भाग लिया था जीमेक्स में, याद रखिएगा। और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में 2 चरण शामिल है, पहला समुद्री चरण और दूसरा बंदरगाह चरण। बंदरगाह चरण की मेजबानी कौन करेगा? विशाखापत्तनम करेगा। और पहली बार जो है 2012 में यह जापान में आयोजित किया गया था जीमेक्स, याद रखिएगा। नौसेना अभ्यास है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के किबिथु सैन्य शिविर का नाम पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो है नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कहां है? LAC पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ हमारा सीमा रेखा है, वो जो है उसमें लोहित घाटी के तट पर यह स्थित है, ठीक है, किबिथु, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम भी जो है अरुणाचल प्रदेश में जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, पिछले साल। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन का 142वां संस्करण 2022 जो हुआ था, उसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कारेज या फिर नील स्कोप्स्की? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कार्लोस अल्कारेज। जी हाँ, कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन का खिताब जीता है, 142वां संस्करण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इन्होंने हराया किसको है? कैस्पर रूड को फाइनल में हराया है, ठीक है। और एटीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और पीट संप्रास के बाद सबसे कम उम्र के यूएस ओपन विजेता भी बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी जो विजेता हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, युगल चैंपियनशिप और महिला चैंपियनशिप के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस नदी पर देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किया गया है? तो गंडक, फल्गु, अजय या फिर गंगा? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु। फल्गु नदी के तट पर आपका बोध गया स्थित है, जहां पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका फल्गु नदी पर किया गया है, बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम का निर्माण किया गया, ठीक है। 3 मीटर ऊंचा है और 411 मीटर लंबा है। और ये निश्चित तौर पर इस बार बीपीएससी में पूछा जाने वाला है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। 12 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण किया गया है, ठीक है। 22 सितंबर 2022 को इसका शिलान्यास किया गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका निर्माण जो है IIT रुड़की के
विशेषज्ञों की सलाह पर किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति ने किया है? 2024, 25, 26 या फिर 30? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2025। ठीक है, अगर आपका काला जार को खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक, और यहाँ पर टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। ठीक है, याद रखिएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान का शुरुआत किया गया और इसी के साथ निक्षय 2.0 पोर्टल भी जारी किया गया। तो निक्षय 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? टीबी उन्मूलन से संबंधित है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए बाकी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसी के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक टीबी को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है और भारत ने 2025 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत को 191 देशों में से कौन सा स्थान दिया गया है? 130वां, 131वां, 132वां या फिर 133वां? देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भारत को जो है 191 देशों में 132वां स्थान दिया गया है 2021-22 में। ठीक है, और भारत पिछले साल जो था वो 131वें स्थान पर था, तो एक स्थान पीछे खिसका है भारत। ठीक है, शीर्षक क्या है इस बार? तो अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा। भारत का एचडीआई मूल्य 2021 में कितना था? है 0.633 है। ठीक है, 2021 में। जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 67.2 ईयर्स, याद रखिएगा। और ये मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान इसमें दिया गया है मानव विकास रिपोर्ट में, यह भी याद रखिएगा। भारत का स्थान 131वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत से शामिल शहर कौन नहीं है? कौन नहीं है शामिल, ये पूछा जा रहा है। व्हिच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज फ्रॉम इंडिया? त्रिशूर है, नीलांबूर है, वारंगल या फिर कोची? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोची। कोची इसमें शामिल नहीं है, बाकी त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल शामिल है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो त्रिशूर और नीलांबूर जो है वो केरल से है और तेलंगाना से वारंगल इसमें शामिल है। इससे पहले तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और 2022 में यदि देखें तो दुनिया के 44 देशों के 77 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 2013 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की शुरुआत की गई थी। 2013 में शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और अब तक 76 देशों के 294 शहर इसमें शामिल किए जा चुके हैं। भारत से 3 शहर शामिल किए गए, कौन कौन याद रखिएगा। ठीक है, और किस राज्य से है वो भी याद रखिएगा। लर्निंग सिटीज। चलिए, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश के साथ भारत की परियोजना है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज इंडिया प्रोजेक्ट विद व्हिच कंट्री? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ तो हो ही नहीं सकता मैत्री, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ये मैत्री थर्मल सुपर पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के रामपाल में यह स्थित है। ठीक है, ये याद नहीं रखिएगा, बांग्लादेश याद रखिएगा। क्षमता जो है वो 1320 है, जिसमें 660 मेगावाट का 2 परियोजना इसमें शामिल है। ठीक है, निर्माण किसने किया है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने किया है और बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए किया गया है इसका निर्माण। ठीक है, यूनिट 2 जो है उसका नाम है रामपाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 की रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देख लेते हैं 25वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां। चूंकि बिहार से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं बिहार का कौन सा स्थान है, वो अभी जस्ट पता चल जाएगा। बिहार का जो है आपका 26वां स्थान है। ठीक है, बिहार का स्थान कौन सा है? 26वां है, 26th प्लेस। बिहार में औसत अपराध दर कितना है? 30.2। ये टोटल अपराध की बात की जा रही है, यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कुल अपराधों की बात की जा रही है कि बिहार में औसत अपराध दर कितना है? 30.2 है और राष्ट्रीय औसत कितना है? 64.5 है। ठीक है, तो बिहार का कुछ कमी है।
कुल अपराध के मामले में बिहार जो है वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पूछे तो 26वें स्थान पर, और कुल अपराध में पूछे तो बिहार जो है वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की विकास दर क्या रही है? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? 9.98, 10.98, 11.03, 10.30। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10.98%। ठीक है, 10.98% बिहार का ग्रोथ रेट रहा है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट रहा है बिहार का। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 10.98% रहा है विकास दर में। बिहार देश में तीसरे स्थान पर रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीसरे स्थान पर बिहार रहा है। ठीक है, और बिहार से आगे सिर्फ कौन है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो ग्रोथ रेट में पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर राजस्थान, और तीसरे स्थान पर बिहार। ठीक है, 2021-22 में, याद रखिएगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? मैस्कॉट का क्या नाम है? सारंग, समस्त, साजस या फिर सवाज? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा सावज। ठीक है, सावज इसका नाम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सावज का क्या मतलब होता है? सावज का मतलब होता है शावक। शावक किसको कहा जाता है? शेर का जो बच्चा होता है छोटा सा ना, उसको शावक कहा जाता है। 27 दिसंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित किया गया। टैगलाइन था एकता के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। टोटल गेम्स कितने खेले गए? 36 खेले गए। ठीक है, और गुजरात के 6 शहरों में ये खेले गए। यहाँ पर शहरों के नाम लिखे हुए हैं। और पिछला संस्करण जो है 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, 35वां संस्करण केरल में, 36वां गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो सोथियारा चिम, फिर तदाशी हितोरा, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेनचेगी। ठीक है, थोड़ा सा नाम उल्टा है, देख लीजिएगा। तो इसमें चारों के चारों शामिल है। ठीक है, चारों को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, देख लीजिए कि कंबोडिया के मनोचिकित्सक है सोथियारा चिम, जापानी नेत्र विशेषज्ञ है तादाशी हथौड़ी, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ है बर्नाडेट मैड्रिड, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है गैरी बेनचेगी। इन सब को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 1957 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 2009 से प्रतिवर्ष यह दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, हर साल पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा, और विभिन्न एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां खोला जाएगा? Where will India's first night sky sanctuary be opened? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, असम या फिर लक्षद्वीप? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कहां पर खोला जाएगा? ये जो है आपका लद्दाख में खोला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कहां खोला जाएगा? लद्दाख में खोला जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको खोला जाएगा उसके हिस्से के रूप में। ठीक है, और इससे भारत के खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और नाइट स्काई अभ्यारण्य का क्या मतलब होता है कि इसमें जो है दूरबीन लगाया जाएगा, सबसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर दूरबीन लगाया जाएगा, और उससे आसमान को देखा जाएगा और विभिन्न खगोलीय पिंडों की खोज की जाएगी। ठीक है, तो ये है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा कि कोरजोग गांव है। ठीक है, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के पास ही स्थित है कोरजोक गांव, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है। ठीक है, तो यह भी फैक्ट मैंने जुटाया, आपके लिए लिख दिया हूं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कहां कमीशन किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बीन कमीशन? कोचीन, गोवा, विशाखापट्टनम या फिर मझगांव? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ही यह बनाया भी गया है और वहीं पर इसको कमीशन भी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड में केरल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और 76%, 76% इसमें इंडिजिनस मटेरियल का यूज किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है, और ऊंचाई है 59 मीटर। सबसे तेज गति इसकी 28 नॉटिकल मील है, और आदर्श वाक्य क्या है? जय मां सम युद्धि स्पर्धा। ठीक है, और यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है।
याद रखिएगा 2 सितंबर 2022 को कमीशन इसको किया गया कोचिंग में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नीति आयोग ने अगस्त 2022 में किसे 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग ने किसको घोषित किया है 2022 का? बाराबंकी, पूर्णिया, हरिद्वार या फिर भागलपुर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बाराबंकी। ठीक है, आंसर क्या, सॉरी आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा, बाराबंकी नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। हरिद्वार जिले को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आमंत्रित किया गया। मतलब आकांक्षी जिला जो होते हैं ना, उनको अलग अलग सांसद गोद लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है पीयूष गोयल के द्वारा गोद लिया गया है। ठीक है, और यह जो है जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के रूप में। ठीक है, आकांक्षी जिले भारत के वे जिले शामिल है जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, वैसे जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। ठीक है, और अब तो आकांक्षी ब्लॉक भी शामिल किए गए। ये लेटेस्ट अपडेट जान लीजिए, 500 ब्लॉक्स को आकांक्षी ब्लॉक शामिल किया गया। आज ही बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। किस तट पर भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा द्विवार्षिक राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 2022 का आयोजन किया गया? गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? चलिए देखते हैं इसके बारे में। सैरेक्स 2022 भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कहां किया गया? यह जो है आपका चेन्नई तट पर आयोजित किया गया और यह 10वां अभ्यास था कि जो कि आयोजित किया गया सैरेक्स का। ठीक है, विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा की ओर क्षमता निर्माण, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, 16 देशों के 24 पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया है और भारतीय तटरक्षक बल भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहां पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में भारत में कुल कितना टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ? तो 1.8 टन, 2.2 टन, 2.4 टन या फिर 2.8 टन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर देख लेते हैं 2.4 टन यहां पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। जी हाँ, भारत में इस दौरान 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ। और मिस्र में होने वाले COP27 से पहले यह एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। ठीक है, और इसका जो शीर्षक है वो क्या है? एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो। ठीक है, COP27 का आयोजन कहां किया जाएगा? मिस्र में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ 7, याद रखिएगा गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ भाग लिया है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? गरुड़ 7, ठीक है, फ्रांस के साथ यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, गरुड़ अभ्यास जो है वो फ्रांस के साथ आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ठीक, चलिए यहां पर देख लीजिए। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल दिनांक 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक ये अभ्यास में भाग लिए थे। गरुड़ 7 जिसका नाम है। ठीक है, कहां पर? जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। पहला, तीसरा और 5वां संस्करण जो है वो 2003, 6 और 14 में भारत में आयोजित किया गया था। कहां कहां? ग्वालियर, क्वालीकुंडा और जोधपुर में आयोजित किया गया था। और बाकी कौन कौन सा एयरक्राफ्ट कहां से भाग लिया वो यहां पर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। यहां पर यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, उसके द्वारा प्रकाशित विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन किस वर्ष तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ग्लोबल एमिशन विल पिक अप बाय व्हिच ईयर? 2024, 2025, 2026 या फिर 2030? देख लेते हैं इसके बारे में। कब तक जो आपका वैश्विक उत्सर्जन है वो अपने टॉप पर पहुंच जाएगा, शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो इसमें कहा गया है कि 2025 तक
ग्लोबल एमिशन जो है वो चरम पर होगा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, याद रखिएगा। पहली बार 1998 में जारी किया गया था और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में पेरिस फ्रांस में की गई थी, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये था हमारा 100वां क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मैं तेजी में चल रहा हूं क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो सके, लास्ट टाइम है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में 50 और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।